कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के बोस्टन शहर से। यहाँ एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसकी घड़ी अचानक बंद पड़ जाती है। साथ ही मीटिंग के दौरान वह अचानक बेहोश होकर टेबल पर गिर पड़ता है और मौके पर ही मर जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। वहीं कुछ दूरी पर बाहर एक पार्क का दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ भी कई लोग अचानक उसी की तरह मर रहे होते हैं। इसके जस्ट बाद ही यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डॉक्टर जोशुआ कीज को दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट है और जियोमैग्नेटिक्स में एक्सपर्ट होता है। वो बच्चों को साउंड वेव के बारे में पढ़ा ही रहा होता है कि तभी दो आर्मी एजेंट उसे लेने आते हैं। जोशुआ बहुत पूछता है लेकिन वे उसे कुछ नहीं बताते बल्कि उसे आर्मी के हेड ऑफिस लेकर आते हैं। जोशुआ को अंदर आते ही वहां उसे उसका एक साथी सर्ज मिलता है। इसके बाद दोनों को एक कमरे में भेज दिया जाता है। अंदर चारों तरफ बस लाशें ही लाशें थीं। तभी उन्हें वहां एक आर्मी जनरल थॉमस आकर मिलता है। उसने ही उन्हें वहां बुलाया था। वो बताता है कि ये लाशें उन लोगों की हैं जो कि अचानक एक ही साथ मारे गए, वही लोग जो शुरुआत में मरे थे। जनरल उनके मरने का कारण जानना चाहता था। बिना देखे ही जोशुआ उनके मरने का कारण बता देता है। इन सभी के दिल में लगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस मेकर फेल हो गया था। जनरल हैरान हो जाता है। इसके बाद जोशुआ बताता है कि मैं जियोमैग्नेटिक्स हूं और सर्ज हाई एनर्जी वेपन एक्सपर्ट बनने, मतलब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के एक्सपर्ट हैं। मरने वाले लोगों के अंदर धड़कन को मशीन से चलाने के लिए पेस मेकर होगा, तभी तो हमें बुलाया गया है, वरना डॉक्टर को बुलाया जाता। जनरल पूछता है कि क्या ये सभी लोग किसी आतंकवादी हमले का शिकार हुए हैं। जोशुआ बताता है कि ये लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी के शिकार हुए हैं, किसी इंसान के बनाए हुए गड़बड़ी से नहीं मरे हैं। जनरल इतना सुनते ही उन्हें बाहर जाने का आदेश देता है। जोशुआ और जानना चाहता है लेकिन जनरल उन्हें बाहर भेज देता है। अगले दिन ब्रिटेन के लंदन का सीन दिखाया जाता है। अचानक वहां मौजूद सभी कबूतर हमला करने लगते हैं जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। उनमें से सैकड़ों कबूतर पागलों की तरह इधर उधर टकराकर मारे जाते हैं। अगले दिन जोशुआ यूनिवर्सिटी में अपने साइंटिस्ट दोस्तों के साथ होता है तो उसे भी ये बात पता चलती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। जोशुआ को उसकी दोस्त बताती है कि पंछियों के दिमाग के छोटे आयन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े होते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ गड़बड़ी होगी तो सबसे पहले पंछियों के दिमाग पर असर होगा। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बारे में बढ़िया से जानने के लिए जोशुआ अपनी पूरी रिसर्च टीम को काम पर लगाता है। दूसरी तरफ स्पेस में नासा का एक स्पेस फ्लाइट एंडेवडोर पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए तैयार होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन जैसे ही फ्लाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड उसे हिट करती है। सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ठप पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद अपने आप ही फीड वापस आ जाती है और कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन तभी पता चलता है कि स्पेस फ्लाइट अपने रास्ते से भटक चुकी है और कहीं और जा रही है। उसे लैंड करने के लिए रनवे चाहिए। जल्दी ही लॉस एंजल्स शहर के ऊपर क्रैश लैंडिंग करने वाले थे। किसी का कोई आइडिया काम नहीं आ रहा था। तभी मेजर बेक को मैप में एक जगह मिलती है। कोई भी सीधी खाली जगह लैंडिंग के लिए चलेगी बोलकर उसी जगह पर लैंडिंग का प्लान फाइनल होता है। जब स्पेस फ्लाइट नीचे उस जगह पर पहुंचती है तो चौंकता है कि ये तो एक चौड़ी नहर है। कैप्टन बहुत ही समझदार होता है और बहुत सी सावधानी से फ्लाइट को नहर के बीचों बीच लैंड कर देता है। फ्लाइट तो खराब हो जाती है लेकिन सभी एस्ट्रोनॉट बच जाते हैं और कोई हादसा भी नहीं होता। जोशुआ एकेडमी ऑफ साइंस की सीढ़ियों पर मशहूर साइंटिस्ट जिम्स्की से मिलता है और बताता है कि कयामत आने वाली है। वहीं व्हाइट हाउस में दिखाया जाता है कि हर तरफ अफरा तफरी मची है क्योंकि नॉर्थ पोल पर दिखने वाला ग्रीन ऑरोरा अमेरिका में दिख रहा था। इसका मतलब पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है। उसी शाम जब जोशुआ और उसका दोस्त दोनों पीकर टल्ली हुए रहते हैं तभी फिर से वही आर्मी एजेंट उन्हें लेने आते हैं। असल में उन्हें पेंटागन में बुलाया गया था। जब जोशुआ वहां पहुंचता है तो देखता है कि अमेरिकी सरकार के सभी बड़े लोग वहां पर मौजूद हैं। असल में जिम्स्की ने सबको इकट्ठा किया था। वे जानना चाहते थे कि पृथ्वी पर कैसे कयामत आने वाली है। जोशुआ बताता है कि किसी कारण से पृथ्वी की कोर ने घूमना बंद कर दिया है। कोर के घूमते रहने की वजह से पृथ्वी के बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फील्ड एक कवच की तरह होता है जो सूरज से आने वाले रेडिएशन को रोकता है। कोर ने घूमना बंद कर दिया है जिसकी वजह से सभी घटनाएं हो रही हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक खराब होंगे, फिर आसमानी बिजली सब कुछ तबाह करेगी, फिर उसके बाद सूरज की आग सब कुछ जला देगी। एक साल के बाद सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा। सब आपस में बहस करने लगते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए, आखिर कोर को कैसे फिर से शुरू किया जाए। जनरल के तो होश उड़ जाते हैं लेकिन जिम्स्की बताता है कि उसके पास एक प्लान है। वो सबको लेकर अपने एक दूसरे साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर एड के पास जाते हैं जो कि रेगिस्तान में रहता है। असल में वो पिछले कई सालों से एक मशीन बना रहा होता है जो हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक गन की तरह किसी भी चीज में छेद कर सकती है। वे उसे टेस्ट करते हैं और ये मशीन पलक झपकते ही पूरे पहाड़ में छेद कर देती है। वहीं डॉक्टर एड उन्हें और चीज दिखाता है जिसे उसने टंगस्टन और टाइटेनियम से मिलकर बनाया था। ये मटेरियल कितने भी गर्म तापमान में रखा जाए उसे ट्रांसफर कर देता है लेकिन खुद गर्म नहीं होता। इसका नाम था अनैप्टेनियम। वहीं एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फिंच। फिंच इस सदी का सबसे बड़ा हैकर होता है। एक दिन अचानक उसके घर FBI छापा मार देती है। उसे पकड़कर जनरल के सामने लाया जाता है लेकिन जनरल उसे एक ऑफर देता है कि या तो हमारे लिए काम करो या फिर पूरी जिंदगी जेल में गुजारो। असल में जनरल एक टीम बना रहा होता है। वो चाहता है कि फिंच पूरे इंटरनेट को हैक कर ले। फिंच पहले तो इसके लिए मना करता है लेकिन फिर दुनिया बचाने के नाम पर तैयार हो जाता है। इसके बाद मेजर बेक को दिखाया जाता है जिसका कोर्ट मार्शल होने ही वाला होता है क्योंकि
स्पेस फ्लाइट पर उसने कुछ लापरवाही कर दी थी, लेकिन उसके नेविगेशनल सूझबूझ की वजह से उसे बख्श दिया जाता है। साथ ही उसे उस टीम का हिस्सा बनाकर रेगिस्तान वाले साइट पर भेज दिया जाता है जो पृथ्वी को बचाने के मिशन पर जाने वाली है। वहां दिखाया जाता है कि जोशुआ को पूरी टीम का लीडर बना दिया गया है और पूरी दुनिया भर से 200 सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट को बुलाया गया है जिनको इस मिशन में शामिल किया जाएगा। जोशुआ वही मेजर बेक से मिलता है जो उसको टाई बांधने में मदद करती है जब वह सभी 200 लोगों को पृथ्वी की सच्चाई बताने वाला होता है। वो बताता है कि एक शिप तैयार की जा रही है जो पृथ्वी के कोर तक जा सकता है। शिप के वहां पहुंचते ही वहां न्यूक्लियर धमाका किया जाएगा जो पृथ्वी के कोर को रिस्टार्ट करने के लिए काफी होगा। इस शिप को चलाने के लिए भी एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगेगा और 5 और न्यूक्लियर बम कोर के लिए होंगे। इस शिप को एक ट्रेन के आकार में बनाया जा रहा है ताकि सभी जरूरी चीजें ले जाई जा सकें। वहीं उस हैकर फिंच को दिखाया जाता है जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे इंटरनेट से इस जानकारी को गायब करने का काम दिया गया है ताकि बाकी दुनिया को इस कयामत के बारे में कुछ पता न चल सके। वहीं मेजर बेक को इस शिप को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है क्योंकि शिप वही चलाने वाली है। तब रोम में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड वीक होने से एक बहुत बड़ा लाइटनिंग स्टैटिक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, यानी बिजली गिरना शुरू हो जाती है। बस कुछ ही देर में पूरा रोम शहर तबाह हो जाता है। ये खबर फैलते ही तैयारियां तेज कर दी जाती हैं। साउथ पैसिफिक ओशियन के मारियाना ट्रेंच में लॉन्च स्टेशन तैयार किया जाता है। वहां सभी टीम मेंबर को बुलाया जाता है जो मिशन पर जाने वाले होते हैं। जोशुआ, बेक, जिम्स्की, सर्ज, कमांडर रॉबर्ट और डॉक्टर एड ये सब मिलकर इस शिप का नाम रखते हैं। शिप तैयार होते ही उसे पानी में लॉन्च किया जाता है। पानी इसलिए क्योंकि वहां धरती की मोटाई कम होती है। जैसे जैसे शिप पानी के नीचे पहुंचती है व्हेल मछलियां उसका चक्कर लगाने लगती हैं। असल में शिप का डिजाइन एक तरह की सोनिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिससे व्हेल आकर्षित होती हैं। जब शिप सतह पर पहुंचती है तो उसका लेजर शुरू किया जाता है। इससे पहले कि शिप सतह से टकराए लेजर ने पूरी सतह को पिघला दिया और शिप उस पिघले हिस्से से होते हुए पृथ्वी के अंदर जाने लगती है। पूरी शिप के अंदर जाने का कॉन्सेप्ट ही यही था कि लेजर रास्ते में आने वाली सभी चीजों को पिघला देंगी और 9000 डिग्री तक तापमान झेलने वाली शिप उसके अंदर से होते हुए कोर तक पहुंचेगी और वहां कई न्यूक्लियर विस्फोट करके कोर को फिर से शुरू कर देगी। 5 घंटे की सफर के बाद वे हार्ड सरफेस को पार करके मेंटल तक पहुंचने वाले होते हैं, यानी अब वे पृथ्वी के सबसे गर्म हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर चीज पिघल चुकी होती है। तभी उनके एमआरआई स्कैन में कुछ काला सा ठोस पदार्थ दिखता है, ऐसी चीज जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। धरती के इतना नीचे उन्हें समझ नहीं आता कि इसके अंदर से होते हुए कैसे गुजरें। तभी जोशुआ बताता है कि ये शायद खाली जगह है। जैसे पानी के अंदर बुलबुला होता है वैसे ही धरती के अंदर ये भी एक बुलबुले की तरह खाली जगह हो सकती है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये शिप मटेरियल को पिघलाकर उसके अंदर तैरने के लिए बनाई गई है, न कि हवा में उड़ने के लिए। सब तुरंत तैयार हो जाते हैं और शिप उस बबल के अंदर घुसती है। जैसा सोचा था अंदर खाली जगह थी। शिप नीचे गिरने लगती है। जब वह सतह से टकराती है तो पता चलता है कि इसकी सतह क्रिस्टल डायमंड से बनी है। शिप से भी बड़े बड़े डायमंड। एक बड़ा सा क्रिस्टल शिप के प्रोपेलर में फंस जाता है जिससे शिप रुककर बंद हो जाती है। मजबूरन सबको बाहर आना पड़ता है। पता चलता है कि शायद ये बबल पृथ्वी के निर्माण के समय बना था। डॉक्टर एड सबको बताता है कि इस बड़े क्रिस्टल को गैस कट्टर से काटकर बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही कटिंग शुरू की जाती है लावा टपकने लगता है। असल में शिप ने बबल के अंदर छेद कर दिया था जिससे बाहर का लावा अब उस छेद से टपक कर अंदर आना शुरू हो गया था। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई खराब हो जाती है और कटिंग बंद हो जाती है। अगर वे सब जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो यहीं फंस जाएंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए जोशुआ अपने शूट से पाइप को जोड़ देता है और अपना ऑक्सीजन कटिंग टॉर्च को देने लगता है। इससे फिर से कटिंग शुरू हो जाती है। इससे पहले कि लावा सबको पिघला देता वे कटिंग पूरी करते हैं और बेहोश हो चुके जोशुआ को शिप के अंदर ले जाते हैं। सिर्फ कमांडर रॉबर्ट बाहर रुककर लेजर टेस्टिंग करने लगता है। टेस्टिंग सफल होते ही वह अंदर आने को होता है। तभी एक लावा से भरा क्रिस्टल उसके हेलमेट पर गिरता है और उसमें छेद कर देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता रॉबर्ट वहीं मारा जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता था तो सभी जल्दी से डोर बंद करते हैं और वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मेजर बेक मायूस होती है क्योंकि उसने अपना कमांडर खो दिया था। अब उसे अकेले ही शिप चलानी पड़ेगी। अंदर जोशुआ को जैसे ही होश आता है तो वह कमांडर की मौत के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। वे जैसे जैसे और अंदर की तरफ बढ़ते हैं मुसीबत बढ़ती जाती है। आगे उन्हें शिप से भी बड़े डायमंड मिलते हैं। शिप का लेजर उन्हें नहीं काट सकता इसलिए वे बीच से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। तब एक डायमंड का एक शार्प कॉर्नर शिप के आखिरी वाले हॉल से टकरा जाता है, वही जिसमें सभी हथियार रखे हुए थे। बेक उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकलने को कहती है क्योंकि वो कंपार्टमेंट अब अलग होने वाला था। सभी तुरंत वहां से बाहर भागते हैं लेकिन जोशुआ का दोस्त सर्ज वापस अंदर चला जाता है क्योंकि न्यूक्लियर का टाइमर और उसकी बुक अंदर थी। वो सामान तो बाहर दे देता है लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से खुद अंदर फंस जाता है। आखिर में ये कंपार्टमेंट टूटकर शिप से अलग हो जाता है
और बाहरी भारी दबाव से पिचक कर छोटा हो जाता है। एक और साथी भी मारा जाता है। जोशुआ वापस आकर बेक पर बहुत चिल्लाता है कि उसने समय पर दरवाजा क्यों नहीं खोला। बेक कहती है कि ऐसे करने पर पूरी शिप खतरे में आ जाती। हम पूरी दुनिया बचाने निकले हैं, अगर ये शिप ही नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया कैसे बचाएंगे। जोशुआ भी ये बात समझता है और शांत हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वे कोर के और नजदीक जाते हैं उनकी शिप की स्पीड और ज्यादा बढ़ती जाती है। तभी पता चलता है कि कोर की डेंसिटी उनके अनुमान से अलग है। अब जब पता चलता है कि कोर की सतह पतली है तो क्या ये न्यूक्लियर बम जो वे लेकर आए हैं उनके काम के लिए पर्याप्त होंगे। इसकी गणना करने पर पता चलता है कि नहीं, ये कम पड़ेंगे। जिम्स्की उन्हें बताता है कि अब हमें वापस ऊपर पृथ्वी पर चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे बम कमजोर हैं। हमारा कमांडर और हथियारों का एक्सपर्ट दोनों मर चुके हैं और सबसे बड़ी बात, हमारा प्लान फेल हो चुका है। सब चौंक जाते हैं कि वापस क्यों जाएं, कोशिश करेंगे और यहीं मर जाएंगे। वापस जाएंगे तो वैसे भी पृथ्वी खत्म होगी और सब मारे जाएंगे। जिम्स्की बताता है कि ऐसा नहीं है। वो तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क करता है और कहता है कि अब डेस्टिनी प्रोग्राम को शुरू करना पड़ेगा। सब चौंक जाते हैं कि आखिर ये डेस्टिनी प्रोग्राम क्या है। डॉक्टर जिम्स्की सबको बताता है कि ये शिप बनाने से पहले ही मैंने और अमेरिकी सरकार ने मिलकर एक इसके जैसा ही डिवाइस बना लिया था जो हमसे काफी पहले ही पृथ्वी के कोर को छू चुकी थी। तब डॉक्टर जोशुआ को समझ आता है कि जब डेस्टिनी डिवाइस को पृथ्वी के कोर में भेजा गया था तभी उसकी वजह से ही पृथ्वी की कोर को कुछ हुआ और उसने घूमना बंद कर दिया था। इसके बाद वर्जिल शिप से सभी लोग डेस्टिनी के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। जिम्स्की उन्हें बताता है कि जब डेस्टिनी की वजह से कोर का घूमना रुका है तो उसकी वजह से वो शुरू भी किया जा सकता है। बस हमें नहीं पता कि असर अच्छा होगा या बुरा। हम एक और झटका मार सकते हैं जिससे कोर फिर से चलने लगेगी जैसे झटके से रुक गई थी, क्योंकि वो डिवाइस अब भी कोर में है। लेकिन ये बस एक थ्योरी थी, यही सरकार का प्लान बी था। सबको इस प्लान पर डाउट होता है। अगर सब वापस गए और डेस्टिनी ने ठीक से काम नहीं किया तो वापस आने के लिए कोई दूसरी शिप भी नहीं है। और क्या पता डेस्टिनी की वजह से पृथ्वी की कोर में कुछ नई गड़बड़ी शुरू हो जाए। इसलिए सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे वापस नहीं जाएंगे और यहीं कोई हल ढूंढेंगे। इस बात से जिम्स्की इतना पागल हो जाता है, हाथापाई पर आ जाता है। मजबूरी में डॉक्टर एड उसे एक घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। तब ऊपर पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि एक नई मुसीबत आ चुकी है। एक जगह से पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खुल जाता है और सूरज की रेडिएशन अंदर आने लगती है। ये रेडिएशन हर चीज को पिघला देती है। लोहा, गाड़ी, आदमी, कुछ भी इसके सामने आता है तो जल जाता है। लेकिन ये लहर बस कुछ ही देर के लिए थी। जनरल जब ये खबर देखता है तो तुरंत ही डेस्टिनी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि अगर डेस्टिनी शुरू किया जाता तो शिप में मौजूद सभी लोग उसके शॉक वेव से मारे जाते। जब उनका हैकर दोस्त फिंच उनसे सीक्रेटली संपर्क करता है तो जोशुआ उसे डेस्टिनी को हैक करके स्लो डाउन करने को बोलता है ताकि उन्हें थोड़ा समय मिल सके। जब जिम्स्की होश में आता है तो समझ जाता है और उनके प्लान में साथ देने लगता है। वह एक नया प्लान सजेस्ट करता है जिसमें वेव इंटरफेरेंस यानी एक बड़े बम के बजाय कई छोटे बम फोड़ने की सलाह देता है। उससे लहरें एक दूसरे से टकराकर कोर को धकेल देंगी। इससे काम बन सकता है। जल्दी ही वे कोर तक पहुंचने वाले थे। इसके लिए नया प्लान बनाया जाता है जिसमें हर एक बम को कंपार्टमेंट के साथ अलग अलग 5 जगह पर ड्रॉप किया जाना था। लेकिन एक मुसीबत आ जाती है कि शिप को मैनुअली अलग करने के लिए बाहर से पीछे जाकर ओवरराइड लॉक खोलना था जिससे इसे मन मुताबिक अलग अलग जगह ड्रॉप किया जा सके। लेकिन बाहर का तापमान 9000 डिग्री था, यानी जो भी जाएगा वो मारा जाएगा। इसके लिए शिप को बनाने वाला डॉक्टर एड सामने आता है। वो सूट पहनता है और बाहर निकलता है। बाहर आते ही हर चीज पिघलने लगती है, लेकिन कैसे भी इतने तापमान में पिछले कंपार्टमेंट तक जाता है। लगभग उसकी हर चीज खराब हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो मैनुअल ओवरराइड हटा देता है। इसके बाद वो खुद वहीं मारा जाता है। इसके बाद जोशुआ और जिम्स्की दोनों मिलकर सभी बमों को मॉडिफाई करते हैं और कुल 3 बमों को उनकी जगह पर एक एक करके ड्रॉप कर देते हैं। चौथा बम बचता है। ऊपर कमांड सेंटर पर दिखाया जाता है कि जनरल ने अपने सीक्रेट डेस्टिनी प्रोजेक्ट की सेंट्रल कमांड को डेस्टिनी को फायर करने का ऑर्डर दे दिया है और वे बस फायर ही करने वाले थे। तभी वहीं अचानक हैकर फिंच ने उनके डेस्टिनी सर्वर को हैक कर लिया और उनकी सारी बिजली सप्लाई बंद कर दी। इससे जोशुआ को थोड़ा और समय मिल गया। नीचे दिखाया जाता है कि बम ड्रॉप करने से पहले ही उनके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उन्हें टाइमर दोबारा से शिफ्ट करना पड़ता है। इस दौरान ही उन्हें एक एनर्जी का झटका लगता है और शिप झूल जाती है। इसमें डॉक्टर जिम्स्की का पैर भारी बम के नीचे फंस जाता है। इस दौरान ही रेडियो भी खराब हो जाता है जिससे बेक सुन नहीं पाती और दरवाजा बंद करके कंपार्टमेंट अलग करने लगती है। जल्दी जल्दी में जिम्स्की जोशुआ को बाहर भेज देता है और बताता है कि उस बम से भी काम नहीं चलेगा। उसे शिप का एनर्जी कोर इस्तेमाल करके बम की क्षमता बढ़ानी होगी। बाहर आकर जोशुआ वही करता है। वो शिप की एनर्जी कोर को निकालकर बम के साथ जोड़ देता है। इससे बम काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन साथ ही शिप पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। इसके बाद जोशुआ और बेक दोनों मिलकर आखिरी बम को ड्रॉप कर देते हैं और उसके फटने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं विस्फोट शुरू हो जाता है और पहला बम फटता है। फिर इसके कुछ देर बाद दूसरा बम भी फट जाता है। दोनों शिप में लेटे अपने मरने का इंतजार करते हैं। तभी जोशुआ को एक आइडिया आता है। वो बताता है कि ये शिप अनॉप्टेनियम से बना है
जो गर्मी को ऊर्जा में बदल देता है। ये शिप तापमान को ऊर्जा में ट्रांसफर करने के लिए बनी है, किसी सोलर पैनल की तरह। दोनों शिप को जल्दी जल्दी मॉडिफाई करने लगते हैं। तभी तीसरा बम भी फट जाता है। वहीं चौथे कंपार्टमेंट में जिम्स्की को दिखाया जाता है, जो बम के पास बैठा हंस रहा होता है। उसे पता है कि अब वो मरने वाला है। तभी चौथा बम भी फट जाता है। इसके बाद पांचवां और आखिरी बम भी फट जाता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि इससे पृथ्वी का कोर फिर से घूमने लगता है। वहीं थोड़ी दूरी पर जोशुआ और बेक को दिखाया जाता है, जो अभी भी शिप को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में शिप में पावर आ जाती है और सभी इक्विपमेंट चलने लगते हैं। लेकिन बस प्रोपेलर ही चल रहा था और नेविगेशन सिस्टम। अब वे कहीं भी जा सकते थे, लेकिन बिना लेजर के छेद करके बाहर नहीं निकल सकते थे। जैसे ही शॉक वेव उनकी शिप से टकराती है, किक स्टार्ट मिलता है और वे काफी तेजी से कोर से बाहर की तरफ धकेल दिए जाते हैं। वहीं पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव आती है, जो पूरी पृथ्वी को रीसेट कर देती है। इसके बाद पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी जगह पर स्थिर होने लगती है। उधर दोनों शिप के अंदर प्रोपेलर और नेविगेशन की मदद से शिप को ज्वालामुखी की दरारों में ले जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बाहर कमांड सेंटर को भी पता चल जाता है कि वे टेक्टोनिक प्लेटों के बीच से किसी रास्ते से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हवाई द्वीप के आसपास कहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वे पृथ्वी के सरफेस के ऊपर समुद्र में कहीं तो निकलते हैं। बाहर आते ही शिप बंद पड़ जाती है, क्योंकि वो गर्मी से चल रही थी और समुद्र ठंडा होता है। वहीं बाहर अमेरिकन फ्लीट को दिखाया जाता है, जो उनके लिए सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। उन्हें समुद्र से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो बस कुछ व्हेल मछलियां हैं। फिंच समझ जाता है कि शिप की बनावट ऐसी है कि वो सोनिक वेव छोड़ती है, जिसे व्हेल मछलियां सुन सकती हैं। यानी जहां मछलियां हैं वहीं शिप है। फिंच के इस आइडिया को जनरल सुनता है और 800 फीट की गहराई में एक टीम को भेजता है। वहां उन्हें वो शिप मिल जाती है, जिसे वे बांधकर ऊपर सतह पर ले आते हैं। दोनों मेजर बेक और डॉक्टर जोशुआ बचा लिया जाता है। इसके एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहां हैकर फिंच अपने कंप्यूटर को एक साइबर कैफे के सर्वर से जोड़ता है और अमेरिकन सरकार का खुफिया प्रोग्राम डेस्टिनी को इंटरनेट पर डाल देता है। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि कैसे अमेरिकी सरकार की वजह से ही पृथ्वी का घूमना बंद हो गया था और कैसे कुछ मुट्ठी भर जांबाज लोगों ने अपनी जान पर खेलकर वापस से पृथ्वी को ठीक किया। इसके बाद अमेरिका की सरकार फिंच को ढूंढती रह जाती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती।